नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज विशिष्ट योग एवं उनके कुछ फलों को लेकर। अनेक योग इसमें पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो आज हमारे पास जो कुछ थोड़े बहुत शुभ योग और अशुभ योग हैं, उनकी चर्चा, कुंडली में वह कैसे बनते हैं, क्या क्या फल हैं, उनकी चर्चा हम इस बोर्ड पर करेंगे। आपके सामने यह एक मेष लग्न की जन्म कुंडली है। तो आप मत समझिएगा कि सिर्फ मेष लग्न के ही जातकों पर यह जो कुंडली, यह सारे योग घटित होंगे। कोई भी लग्न का आपका कुंडली हो, मेष से लेकर मीन पर्यंत, हर एक लग्नों पर सिर्फ ग्रहों की युतियाँ देखिए। ग्रह की युति किस-किस भाव में कैसी बनी है, कौन-कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, उस अनुसार कुंडली में यह सारे सूत्र घटित होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब भी कुंडली में कोई योग बने और वह सिद्ध हो, तो यह सब समझिए अपने आप में सिद्ध हैं। जीवन के किसी भी भाग में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, किसी भी हर एक जीवन किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभाव यह ग्रह, जब उनकी दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतर्दशा तक आएगी, तो अपना ये सारे प्रभाव ग्रह भले ही छोटा-सा किंतु देंगे अवश्य। तो कैसे-कैसे कौन-कौन सा योग बनता है, आइए उस पर चर्चा करें। हमने देखिए सबसे पहले जो योग लिया है वह है महाभाग नामक योग। महाभाग्य नहीं, महाभाग नामक योग। फल क्या है, पहले फल जानिए। तो यह योग जो है सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। यह योग जो है संतति को बढ़ाने वाला होता है। सौभाग्य और संतति को देने वाला महाभाग्य नामक जो योग बनता कैसे है, इसके लिए दो सूत्र लिया। पहला कहा कि जातक का जन्म यदि दिन में हुआ है, जातक का जन्म यदि दिन में हुआ है, यानी सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पहले जन्म हुआ है, तब उसके लग्न को देखिए। लग्न में कौन सी राशि बनी है, विषम राशि बनी हो और सूर्य तथा चंद्रमा भी विषम राशि में बैठे हों। विषम राशि यानी विषम नंबर की गिनतियां, 1, 3, 5, 7, यह इसे विषम कहते हैं, जो कि 2 से कटे ना। और सम 2, 4, 6, जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम हो गए। और विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम हो गया। इस प्रकार दिन में जन्म हो तो लग्न जो है विषम बना हो, यानी 1 नंबर की चाहे लग्न हो, चाहे 3 का, चाहे 5 का, चाहे 7 का, चाहे 9 का, चाहे 11 का लग्न हो, और उसी लग्न में ही या अन्य कहीं पर भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा विषम राशि में बैठे भी हों, और रात में जन्म हो, यानी सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले रात के समय जन्म हो, तो सम राशियों का लग्न हो और सूर्य चंद्रमा भी सम राशियों में बैठे हों, तो यह पहले महाभाग नामक योग बनता है। इससे जातक के सौभाग्य और संतति दोनों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि यदि जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा आपस में केंद्र में हो। अब आपस में केंद्र में कैसे, पहले योग कौन सा है, तो गज केसरी नामक योग। कुछ लोग समझ गए होंगे कैसे यह योग बनता है। तो सूत्र कहता है कि कुंडली में देखिए गुरु कहाँ पर बैठे हैं। यदि गुरु से गिरने पर पहले ही, यानी गुरु के साथ ही या चौथे, सातवें, 10वें नंबर पर चंद्रमा बैठे हो, या चंद्रमा से गिरने पर गुरु साथ ही या चौथे, सातवें, 10वें नंबर पर गुरु बैठे हो, तब कुंडली में यह गज केसरी नामक योग बनता है। इसमें जो दूसरा सूत्र कुछ ज्योतिषी बतलाते हैं कि उनकी यदि दृष्टि संबंध भी हो जाए, यानी चंद्रमा और गुरु का दृष्टि भी संबंध हो जाए, तब भी कुंडली में गज केसरी नामक योग बनता है। यह योग जातक को एक अच्छी खासी पहचान, प्रतिष्ठा, नाम और रुतबा देने वाला होता है। इसी प्रकार दर्शकों जो अगला सूत्र है वह है बुधादित्य योग। हर एक कुंडली में यह योग मिल ही जाता है। बुधादित्य योग क्यों मिल जाता है, क्योंकि सूर्य से बुध बहुत ही पास में रहते हैं। कभी कभार इतने पास आ जाते हैं कि अस्त हो जाते हैं, तो बुध अस्त ना हो, इस बात का ध्यान रखें, बुध अस्त ना हो, अच्छा खासा दूरी बना कर रखे और 12 अंश के ऊपर हो। गुरु से सूर्य के साथ हो, 12 अंश के ऊपर हो, अस्त ना हो बुध, तब कुंडली में बुधादित्य योग बनता है। अगर अस्त भी हो जा रहा है तो 12 अंश के ऊपर है, तब भी अपना प्रभाव कुछ देता। फल क्या है, तो ऐसा जातक को व्यापार में, बिजनेस में या शेयर मार्केट में बड़ी ही अच्छी खासी सफलता मिलती है। ऐसा जातक यदि बुध अस्त नहीं हुए हैं, बुध अच्छे खासे 12 अंश के ऊपर है, तो बुध से संबंधित कोई बिजनेस करे, बहुत ही अच्छा खासा उसे रिजल्ट मिलता है, अच्छे तरीके से पैसे कमाता है। दर्शकों इसी प्रकार एक दुर्योग है, नाम है पाप कर्तरी दोष। अब यह दोष देखिए ग्रहों पर भी लग सकता है और भाव पर भी लग सकता है। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ लग्न को लेते हैं। लग्न में आप देखिए एक कदम आगे दूसरे नंबर कोई पापक ग्रह बैठा हो और एक कदम पीछे 12वें भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो लग्न को पाप कर्तरी दोष लगा। साथ ही साथ उस लग्न में बैठे हुए ग्रहों, कोई ग्रह बैठा है, उस ग्रह को भी पाप कर्तरी दोष लगा, सिवाय पापक ग्रह ना हो। समझिए, एक कदम आगे, यानी लग्न में पाप कर्तृ दोष लगना है तो एक कदम आगे और एक कदम पीछे, दूसरे में, 12वें में, सप्तम में लगे तो छठे, 8वें में, चौथे में लगे, 5वें और तीसरे में, तीसरे में लगे तो चौथे और दूसरे में,
कोई पापक ग्रह बैठा हो, एक कदम आगे एक कदम पीछे, बीच में या शुभ ग्रह हो, तो पाप कर्तरी दोष लगता है उस भाव को भी और उसमें बैठे हुए ग्रहों को भी पाप कर्तरी दोष लगता है। फल क्या है इस सबसे पहले यदि लग्न में शुभ ग्रह बैठा है तो वह शुभ ग्रह अपना प्रभाव कम कर देगा, प्रभाव दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ओर से पापक ग्रह है, उसे बीच में दबाए हुए हैं, वह पाप पीड़ित हो चुका है, पाप कर्तरी दोष लगा है, तो शुभ ग्रह का जो पाप कर्तरी के बीच में फंसा है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरा, जिस भाव पर यहाँ पर हमने लग्न में पाप कर्तरी दोष लगाया है, तो लग्न से संबंधित जितनी भी चीजों का विचार किया जाता है उसमें कमी आ जाएगी। 100 में से 80% ही उसको फल मिलेगा जातक को, बाकी का 20% उस दोष के कारण कम हो जाएगा। तो दर्शकों, यह था पाप कर्तरी दोष, यह भी अपने आप में इसी प्रकार शुभ कर्तरी दोष ले लीजिए, दोष नहीं अच्छा फल मिल जाएगा। अपने मन से शुभ कर्तरी यानी पापक ग्रहों के शुभ ग्रह बैठ जाए तो और भी उसके 100% है तो 120 कर देंगे, 20 और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार शुभ और पापक ग्रहों को समझ सकते हो। अगला जो हमारा योग है वह है विवाह से संबंधित। आप सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव में यदि राहु बैठे हो, अकेले हो और पुरुष ग्रह की राशि में हो, यानी पुरुष राशि में हो, तब तो और भी प्रबल संभावना हो जाती है। नहीं तो फिर भी सप्तम भाव में राहु बैठे हो, पंचम भाव का संबंध भी सप्तम भाव से बन रहा हो, तो ऐसे जातक का विवाह अंतर जातीय होता है, विजातीय। अब इसका मतलब ये कि अपने जाति से हटकर ऐसे लोगों का विवाह होने की संभावना होती है। हो ही जाती है, ये पूरी तरह से नहीं कहूंगा, किंतु हाँ संभावना रहती है। अब क्यों पूरी तरह से नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई और भी ग्रह तो है, और भी ग्रहों की स्थिति डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, मंगल की क्या स्थिति है, शुक्र की, गुरु की क्या स्थिति है, यह सभी विवाह के कारक है। लेकिन हाँ, राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव का संबंध सप्तम से बन रहा है, तो या सप्तम का भी संबंध पंचम से बन जाए, मान लीजिए 7वें भाव में राहु बैठ जाए, अब सप्तमेश पंचम में चले जाए, या पंचमेश सप्तम में चले जाए, पंचमेश सप्तमेश की आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, तब ऐसे जातक का अपनी जाति से हटकर विवाह होने की पूरी तरह से संभावना होती है। इसी प्रकार दर्शकों, अगला जो योग है वह है चक्र योग। कैसे बनता है यह योग, तो ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कहता है कि मेष से लेकर कन्या राशि में सभी ग्रह बैठ जाएं, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों में सभी ग्रह बैठ जाएं, बाकी की बची हुई सारी राशियां खाली हो, कोई भी ग्रह ना बैठा हो। उन्हें समझे, मेष से लेकर कन्या राशि के बीच में सभी ग्रह बैठे हों, अब वो चाहे एक ही भाव में बैठ जाएं या अलग अलग 6 भाव में 9 ग्रह बैठ जाएं, बाकी की बची हुई तुला से मीन तक राशि खाली हो, कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तब ऐसी स्थिति में चक्र नामक योग बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई राहु पहले में है तो केतु 7वें में जाएगा ही, केतु को छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु को छाया ग्रह माना गया है, यहाँ पर मेन आधार राहु कहा लिया जाता है हमेशा। केतु को समझे बहुत कम ही जगहों पर देखा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, तो केतु को छोड़िए, बाकी के बचे हुए जो 8 ग्रह हैं वह मेष से लेकर कन्या राशि तक बैठ जाएं, तब यह चक्र योग बनता है। चक्र योग जिस भी जातक की कुंडली में बने, ऐसा जातक यदि वह योग प्रबल है, यानी ग्रहों की स्थिति अच्छी खासी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो मंत्री तक बनने का सामर्थ्य उस जातक के अंदर रहता है। और ग्रहों की स्थिति दशा अंतर्दशा में ऐसे जातक इस पद को प्राप्त भी कर लेता है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में है तो मंत्री पद तक वह जा सकता है और बन भी सकता है। जिसकी कुंडली में चक्र नामक योग बने, ऐसे जातक की कुंडली में मंत्री पद पाने का पूरी तरह से सामर्थ्यता रहती है। इसी प्रकार अगला सूत्र देखा जाए, अगला योग देखा जाए, तो वह कहता है कि यदि जन्म कुंडली में भाव तथा 12वें भाव में वृश्चिक राशि तथा मीन राशि में पापक ग्रह बैठे हो, किसी भी जन्म कुंडली की 8वीं राशि जो हो, जो भी आपकी कुंडली में 8वीं राशि बन रही हो, और 12वीं राशि यानी जो अष्टम भाव हो और 12वां जो भाव हो उसमें पापक ग्रह बैठे हो, उन भावों में पापक ग्रहों की दृष्टि हो, याद रखिएगा पापक ग्रह बैठे हो तो सबसे अच्छा, जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि हो और चंद्रमा वृष राशि में बिल्कुल समझे 27 अंश के भी नीचे हो जाए, राशि परिवर्तन करने वाली स्थिति हो, 28, 29, मैं तो कहूंगा 0, बिल्कुल 0 भी होकर मिथुन में ना चला जाए, रहे वृष राशि में ही 28, 29 अंश का हो जाए, और अष्टम भाव तथा द्वादश भाव को पापक ग्रह देखते हो, द्वितीय भाव में भी पापक ग्रह हो, तो ऐसा जातक अपनी वाणी से हीन होता है, यानी गूंगा होता है, बोलने की उसके अंदर शक्ति नहीं रह पाती। अब किस कारण से और किन किन लोगों की कुंडली में बन रहा है आप देखिए, खासकर जो गूंगे हो उनकी कुंडली देखिए आप। यदि ऐसे किसी की कुंडली हो आपके पास तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम स्वयं देख लेंगे, अथवा आप देखिए कि क्या यह योग कुंडली के 8वें भाव और 12वें भाव में पापक ग्रह हो, तथा जो दूसरा भाव हो उसमें भी पापक ग्रह हो, और वृष राशि का चंद्रमा बिल्कुल मृत प्राय हो चुका हो, 28, 29 अंश का हो जाए, 0 अंश का हो जाए, किंतु 0 अंश का रहे तो वृष राशि में ही रहे, बिल्कुल मृत प्राय हो चुका हो, और ऐसी स्थिति में वैसा जब तक गूंगा होता है, तो आप कुंडली देखिएगा, सूत्र परखिएगा, और सूत्र सिद्ध हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो दर्शकों बस आज के लिए इतना ही सूत्र था, जो भी था आज ही पर विश्राम देते हैं। लगभग 3 एपिसोड हमारा बना,
और आप देखिएगा तीनों का आई बटन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। बस दर्शकों आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में, अन्य ज्योतिषीय कार्यक्रमों को या ज्योतिषीय उपायों को लेकर। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।